वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं कि नहीं हैं? ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 10th है साइंस का, क्लास 8वीं का। क्या नाम है इसका? फसल एवं उत्पादन। फसल उत्पादन। अब फसल उत्पादन से जुड़े हम 20 MCQs देखेंगे, 20 MCQs जो हमारे NMS की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है? खेतों में फसलों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बागवानी, फसल उत्पादन, कृषि, वानिकी। क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। खेतों में फसल उत्पादन करने को क्या कहते हैं? कृषि। आप लोग सारा ध्यान अब हमारी तरफ दीजिए, ठीक है? सवाल को ध्यान से पढ़िए, समझिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट में करिए। आप लोग कमेंट में कमेंट नहीं करते, सारे प्रश्नों के जवाब नहीं देते हैं, सब प्रश्नों के जवाब आपको लिखने हैं। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? अब आप लोग कमेंट करके बताइए, गेहूँ, धान, चना या मटर में कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सी है? गेहूं खरीफ फसल है कि रबी फसल है? बताइए। रबी फसल है। तो खरीफ फसल का कौन सा उदाहरण है? गेहूं है कि धान है कि चना है कि मटर है? चना है। क्या? खली नहीं, खड़ी नहीं। दो तरीके की फसलें हो, तीन तरीके की फसलें होती हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। ये मैंने पढ़ाया तो है, आप लोग को याद नहीं है? रबी फसल में आता है गेहूं, चना, मटर। खरीफ फसल में धान, मक्का और ये सारी चीज़ें आती हैं। जायद फसलों में क्या आती हैं? कुकुम्बर और ये खीरा, करेला, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है? अगला, रबी फसल किस मौसम में बोई जाती है? अब गेहूं कौन से मौसम में बोई जाती है? ठंड में। ग्रीष्म में, सर्दी में, वर्षा में या बसंत में? कब बोई जाती है? भाई जाड़े पाड़े तो बोल नहीं रहा हूं मैं जो ऑप्शन दे रहा हूं उसमें से बताओ। ग्रीष्म में, सर्दी में, वर्षा में, वसंत में? सर्दी में। ऐसे बोलो ना, बी ऑप्शन है सर्दी में। नॉनसेंस। बीजों के अंकुरण के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? सूर्य का प्रकाश, पानी, रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बीज पैदा हो, अंकुरण हो, खेत में बीज बोते हो तो बीज के अंदर उसका थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है, तो वो निकले, उसके लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? पानी। सबसे आवश्यक क्या होता है? पानी। फसलों की बढ़िया पैदावार के लिए मृदा की जुताई क्यों आवश्यक है? खेतों में जुताई क्यों होती है? जुताई होती है ना ट्रैक्टर से। क्यों? क्योंकि मिट्टी को नरम करने के लिए, कीटों को मारने के लिए, या जल की निकासी के लिए, या पौधों को काटने के लिए? मिट्टी को काट के नरम करने के लिए ना, तोड़ के। तो मिट्टी को नरम करने के लिए। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना होता है। आप लोग कमेंट करते रहिए फटाफट। किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? श्वसन या प्रकाश संश्लेषण? ऑप्शन सी परागकण, डी निषेचन। प्रकाश संश्लेषण। तो क्या ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। वेरी गुड। इनके लिए ताली, तन्नू के लिए ताली। रबी की फसलों का उदाहरण है। अभी रबी फसल हमने बताया ना कौन कौन सा है। अब बताओ, धान है कि गेहूं है कि ज्वार है कि बाजरा है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा में कौन सा रबी फसल है? गेहूं है। धान, ज्वार, बाजरा ये सब खरीफ फसलें हैं। कौन सी हैं? खरीफ फसल। और रबी फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर उसी समय उसी सीजन में बोई जाती है सारी, इसलिए। सरसों। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्य लिखा है, इसको फसल भी आप कर सकते हो। फसल चक्र, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। फसल चक्र क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, अधिक कीटनाशकों का उपयोग के लिए, या सी पानी के उपयोग के लिए, या निराई गुड़ाई कम करने के लिए? तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उपज बनी रहे, उसमें उपजाऊ होती रहे, इस वजह से ये होता है। क्या होता है? क्रॉप फसल चक्र होता है। क्या होता है? फसल चक्र का इस्तेमाल किया जाता है इसी वजह से। अब अगला नंबर आपका है, आप बताएंगे। फसल की कटाई के बाद बचे हुए पौधों के हिस्से को क्या कहते हैं? घास, भूसा, अवशेष या जड़ें?
अवशेष कहते हैं, प्यार कहते हैं धान वाले को, पराली जिसको कहते हैं, पियरा बोलते हैं, अलग अलग शब्द। उर्वरक और खाद का उपयोग क्यों किया जाता है? कीटों को मारने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, पौधों की कटाई करने के लिए, या पौधों को जलाने के लिए उर्वरक और खाद का प्रयोग क्यों किया जाता है? खाद क्यों डाली जाती है? क्योंकि जिससे ज़्यादा पैदावार हो, तो फसल अच्छी हो। तो किसके लिए होता है? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, उपज जिससे बढ़ जाए, फसल अच्छी हो जाए। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, फटाफट कमेंट करते रहिए भाई। ऑप्शन कौन सा है जो टिक कर रहे हो वो बताते चलो, यही तो बात है, कमेंट करना। कौन सा रासायनिक उर्वरक है? गोबर की खाद, यूरिया खाद या कंपोस्ट? तो रासायनिक कौन सा है इसमें? गोबर की खाद तो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। गोबर, गाय या भैंस जो गोबर करती है उसी को खेत में डाल दो तो गोबर की खाद हो गई। यूरिया जो है रासायनिक है, ठीक है, NPK का इसमें इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाँ ये सब भी। खाद, कंपोस्ट ये सब ऑर्गेनिक है। सिंचाई का उद्देश्य क्या है? पौधों में उर्वरक देना, मिट्टी को जल देना, पौधों की कटाई करना, पौधों को कीटनाशक देना। तो सिंचाई क्यों की जाती है? पानी देने के लिए तो सिंचाई होती है, मिट्टी को जल देने के लिए। क्या देने के लिए? जल। पानी पीजिए, जल लीजिए। कौन सा उपकरण खेतों की जुताई के लिए उपयोग होता है? बताओ, किससे जुताई करते हैं? कुदाल से, ट्रैक्टर से, दरांती से या स्प्रेयर से? किससे? ट्रैक्टर से। वेरी गुड। अब बताओ, फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा फसल होती है? बताओ। आलू की तो रेतीली मिट्टी में, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो सारी फसलों के लिए, आलू के लिए नहीं, सारी फसलें दोमट मिट्टी में ठीक ठाक मात्रा में हो जाती हैं, तो दोमट मिट्टी। पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? नाइट्रोजन मतलब N2। तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, मृदा या जैविक खाद के द्वारा। तो ये मिट्टी में ही पाया जाता है, तो मृदा के द्वारा हो जाता है नाइट्रोजन। फसल को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दवा। कौन से दवा? उर्वरक का, कीटनाशक का, खाद का, गोबर का? वेरी गुड, कीटनाशक। बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां। क्या नाम है बेटा? तन्नू के लिए बजा दो। वेरी गुड तन्नू बेटा, आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। आपका खेती बाड़ी में अच्छा मन लग रहा है, इसका मतलब है ना। बहुत बढ़िया, हाथ मिलाओ। वेरी गुड। आपका नहीं लग रहा? खाद फाद खुद ले जाए, अच्छी बात है, ये तो अच्छी करना चाहिए खाद वाद। इतने में आप लोग कमेंट करते रहिए। क्यों? और कोई खाद वाद ले जावे? ट्रैक्टर किसी ने देखा है? सब ने देखा, चलाया भी है। वाह, अरे तन्नू 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 ने चलाया भी है, मैंने भी चलाया, मैंने वीडियो डाला, देखे। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था किसके लिए आवश्यक है? फसल की वृद्धि के लिए, कीटनाशक छिड़कने के लिए, C पौधों को काटने के लिए, D खाद डालने के लिए। हम अच्छी व्यवस्था जल निकासी का क्यों करते हैं? क्योंकि पैदावार अधिक हो, तो फसल की वृद्धि के लिए, फसल जिससे जल्दी बढ़ जाए। कई बार पानी ज़्यादा हो जाता है तो मर जाती है फसल ना। बेटा सब समझ में आ रहा है, जीव क्यों निकाल रहा? मिट्टी खाए। अच्छा, पेड़ ऐसे मर जावे, जीव निकाल के। फसलों की कटाई के बाद उन्हें कैसे संग्रहित किया जाता है? उन्हें कैसे बचाया जाता है? संग्रहित मतलब बचाना। फसल कट गई तो हम जब धान या गेहूं लेके आते हैं घर में तो कैसे रखते हैं? सही जगह, सेफ जगह रखते हैं जिससे वो खराब ना हो। खुले में रखते हैं? खुले में रखते हैं? गीले जगह पे रखते हैं? सूखे और हवादार जगह पे रखते हैं? हाँ। और पानी के अंदर रखते हैं? नहीं। तो हमारा आंसर C हो जाएगा। फसल को काटने के बाद हम सूखे और हवादार स्थान पे रखते हैं। किसी पौधे का वह हिस्सा जो नए पौधे के विकास के लिए प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? बीज, तना, पत्ती, जड़। तो बीज कहलाता है, बीज ही तो बोते हैं हम। फसल की कटाई के बाद खेतों को बुआई के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल काट देते हैं, गर्मियों में आप देखते हो तो खाली ऐसे खेत पड़े रहते हैं, हाँ, लेकिन उसको निराई, जुताई, कटाई, बुआई क्या कहते हैं? तो जुताई की जाती है उनकी, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन अभी हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर अगला 11वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर?
अब हम लोग चैप्टर हमारा कौन सा 11वां, दाब से। बल और दाब, बल और दाब। बल क्या है? बल गति को बदलने की क्षमता, वस्तु को रोकने की क्षमता, या दोनों? इनमें से कोई नहीं, दोनों। गति, किसी कोई वस्तु है, बल हम उसको ऐसे लगा दिए, यहाँ से वहाँ तक चला गया, बल हो गया। ठीक है, कोई भी सामान ये रखा हुआ है, हमने यहाँ से धक्का दे दिया और ये सामान उठ के यहाँ चला आया। ठीक है, तो ये हमारा बल लगा दिया। दाब की इकाई क्या है? किससे नापते हैं दाब को हम? न्यूटन से, पास्कल से, जूल से, मीटर से। तो पास्कल से नापते हैं। किससे नापते हैं? पास्कल से। दाब को नापने की इकाई क्या है? पास्कल है। क्या है? जब एक बल एक बड़े क्षेत्र पर लगाया जाता है तो दाब उस पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या वही अपरिवर्तित रहता है, या शून्य रहता है? तो बल उस पर घटता है, कम होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है, रुकी हुई है, तो उस पर बल लगाने वाले बल का योग क्या होता है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, या निश्चित? वो शून्य होता है। जैसे हमने खूब दीवार पे खूब बल लगा रहे हैं, हम बल तो लगा रहे हैं लेकिन दीवार वहीं के वहीं खड़ी है। यहाँ दीवार है और हम ऐसे खड़े होके इस पे हाथ दे के खूब धक्का मार रहे हैं, लेकिन ये दीवार यहीं पे खड़ी है। तो ये क्या हमारा बल शून्य है, जीरो है। ठीक है, शून्य बल, कोई बल हमसे लग नहीं रहा है। न्यूटन की दूसरी गति का नियम किससे संबंधित है? दाब से, संवेग से, बल से, घर्षण से? तो मोमेंटम से है। ma, फोर्स इज इक्वल टू ma। पानी में एक गोताखोर पर अधिक दाब क्यों लगता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पानी के भार के कारण, पानी की गहराई के कारण, पानी की गति के कारण? पानी के भार के कारण। पानी में जैसे तैरता है, गोताखोर मतलब तैरने वाला, जो तैराक होता है पानी में तैरता है, तो उस पर दाब अधिक लगता है, प्रेशर अधिक लगता है, तो वो पानी में, पानी का जो भार होता है वो उस पर महसूस होता है, इसलिए पानी का भार। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या 1 ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 1 ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर? तो पहला वाला इसका आंसर होगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये याद कर लीजिए, ये सवाल कहीं न कहीं लाइफ में जरूर टकराएगा आपके, निश्चित। और दाब की इकाई पास्कल, दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वह बल जो किसी वस्तु को घर्षण के बिना हवा में बनाए रखता है वो क्या कहलाता है? हवा में हम किस बल के कारण बॉल ऊपर मारते हैं तो नीचे चली जाती है? गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय उत्प्लावन बल, या विद्युत बल। लेकिन अगर जब नीचे ना आए, वो हवा में ही रह जाए, तो उसको हम बिना घर्षण के लगा हुआ बल उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। यही बल जब हम पानी में डालते हैं तो वो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, कोई चीज़ तैरती तभी है। न्यूटन की तीसरी गति क्या कहती है? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होगी, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। हम दीवार पे बल लगा रहे हैं तो दीवार भी हम पे बल लगा रही है, नहीं तो दीवार उधर हो जाती। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वस्तु स्थिर रहती है जब तक कोई बल नहीं लग जाता। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या गति में वस्तु की स्थिरता। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा ए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करते जाइए। हर सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ABCD में करना है। छोटा है तो ऑप्शन ही लिख दो सीधे सीधे, नहीं तो ABCD वाला लिख दो। दाब किस पर निर्भर करता है? दाब की इकाई के बारे में अभी हमने पढ़ा था, क्या था वो? दाब की इकाई अभी हमने पढ़ा था, क्या था वो? पास्कल। क्या था? दाब किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल और बल पर, बल और वेग पर, घनत्व या द्रव्यमान पर, संवेग और घर्षण पर? क्षेत्रफल और बल पर ये दाब निर्भर करता है। जैसे दाब, कोई बैग है तो बैग का जो, ये बैग है अगर किसी का, तो इसके पीछे 2 पट्टे लगे होते हैं जो हम कंधे पे लगाते हैं। कई बार पट्टे चौड़े होते हैं तो हमारे कंधे कम दर्द करते हैं, नहीं पतले होते हैं तो हमारे कंधों पे निशान पड़ जाता है ना। ये इसलिए क्योंकि उसका क्षेत्रफल छोटा होता है। जो अगर पट्टा चौड़ा होगा तो कम फोर्स बट जाएगा, बल बट जाएगा, तो दाब कम लगेगा। ठीक है, और अगर वो केवल पतला रहेगा तो वो
फोर्स कम बटेगा, मतलब बल बटेगा कम, क्षेत्रफल कम है इसलिए। हाइड्रोलिक मशीनों में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? पास्कल का, आर्किमिडीज का, न्यूटन का या बर्नौली का? तो हाइड्रोलिक में पास्कल के नियम का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु एक ठोस सतह पर रखी जाती है तो बल किस दिशा में कार्य करता है? क्षैतिज, लंबवत, तिरछा या समानांतर? तो लंबवत काम करता है। द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? घनत्व और गहराई पर, तापमान और बल पर, घर्षण और गुरुत्व पर, क्षेत्रफल और दबाव पर? कमेंट करके बताइए फटाफट इसका आंसर। द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। द्रव का दाब, कोई द्रव है उसका दाब किस चीज़ पे निर्भर करेगा? उसकी घनत्व और गहराई पे, कितना गहरा है वो और कितना घना है। ये जैसे ज़्यादा घना है, इसमें देखो इसके कण एकदम सटे सटे हुए हैं, तो ज़्यादा घना है तो ये ज़्यादा बल लगाएगा, बल ज़्यादा लगा रहा है। तो घनत्व और गहराई पे ये ऑप्शन कमेंट करिए। कमेंट, हर प्रश्न का आंसर कमेंट करना है, हर सवाल का नाम भी अपना बताना है, लिखना है, और हर प्रश्न के सवाल कमेंट करते रहने हैं, जिससे आपका एक्टिव रहो, आपको समझ आए कि हाँ क्या हो रहा है। ऐसे अभी रिवीजन करते रहेंगे हम लोग। 8वीं क्लास का हो जाएगा, फिर 6ठी क्लास का, फिर 7वीं क्लास का, सबका 7वीं 6ठी सब करते जाएंगे हर सब्जेक्ट का। तो बेटा करेंगे ना? पानी बोतल ले आओ। न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। कितने नियम हैं? 3 नियम है। तो पहला नियम पूछ रहा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो ये तीसरा नियम है। जड़त्व का नियम जो है ये पहला है, ठीक है। गति का नियम, बल का नियम, पानी है इसमें? कम नहीं, खत्म है, भला। जड़त्व का नियम जो है ये पहला है, तो पहला नियम हमसे पूछ रहा है, तो पहला नियम जड़त्व का नियम हो गया। अब बताइए, आप कमेंट करिए। द्रव में उत्प्लावन बल किसके कारण होता है? दाब के, द्रव का दाब या गुरुत्व या पृष्ठ या घर्षण? तो द्रव का जो दाब होता है उसके कारण अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? चलिए। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी दिशा को कैसे प्रभावित करता है? जैसे ये, अगर मैं इधर से उधर बल लगाऊंगा तो उधर चला जाएगा, उधर से आप लगाओगे तो इधर चला आएगा। तो जिस दिशा में बल लगाया जाएगा उसी दिशा में वस्तु घूम जाएगी, चली जाएगी। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी दिशा को कैसे प्रभावित कर रहा है? उसी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में वो चली जा रही है। बल दिशा को बदल सकता है, बल गति को कम कर सकता है, बल वस्तु को स्थिर कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो बल दिशा को बदल सकता है। अगर मैं इस दिशा से लगाऊंगा तो उधर चला जाएगा, आप उधर से लगाओ इधर आ जाएगा। लगाओ, गुड। सब मत लगाओ, एक ही को लगाने दो। दाब की एसआई यूनिट क्या है? अभी हमने दाब का पढ़ा था। एसआई यूनिट क्या था? न्यूटन, पास्कल, बर्नौली, आर्किमिडीज। तो क्या था? पापा से पास्कल, प से पापा, प से पास्कल। दाब, पापा एकदम दबा के मारते हैं ना, तो दाब का पास्कल। किसी वस्तु का वजन किस पर निर्भर करता है? बल और द्रव्यमान पर। ऑप्शन बी, त्वरण और बल पर। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। कोई याद कर रहा है? कुछ उच्च मार। गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान पर, घनत्व और द्रव्यमान पर। तो किसी वस्तु का वजन किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान पर। किस पे? गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान पर। द्रव्यमान मतलब उसका वजन कितना है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण मतलब कि पृथ्वी जो अपनी तरफ सारी चीज़ें खींच रही है। जैसे कोई भी सामान ऊपर फेंको, आप खुद भी उछलोगे तो नीचे आ जाओगे, ज़्यादा उछल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका वजन जो है वो उस नहीं, ज़्यादा है कम है वो तो है ही है। पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षण करती है, बुला लेती है सबको, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण बल है। समतल सड़क पर गति करती कार पर घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है, गति के विपरीत। किधर काम करता है? गति के विपरीत। जब हम चल के, पैदल चल के इधर से इधर जा रहे हैं, पैदल चल के
इधर से इधर जा रहे हैं, हमारा पैर इस ज़मीन को पीछे धक्का दे रहा है। चल के देखो, हम अपने ज़मीन से अगला पैर उठाते हैं, पीछे पहले धक्का देते हैं, तो जो घर्षण बल है वो हमें अपनी तरफ रोकता है, खींचता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो हमें पीछे ले जाता है, तो हमारे विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो वो गति की दिशा में काम करता है? नहीं। गति के विपरीत दिशा में काम करता है? हाँ। गुरुत्व बल के साथ काम करता है? नहीं। ऊर्ध्वाधर दिशा में? नहीं। तो विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में काम करता है। कौन सा बल? विपरीत। कौन सा बल? घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल कौन से दिशा में काम करता है? गति के विपरीत। ठीक है। दाब की गणना कैसे की जाती है? दाब की गणना कैसे की जाती है? बल भागे क्षेत्रफल, द्रव्यमान गुणे त्वरण, वेग गुणे बल या त्वरण बटे द्रव्यमान। तो बल का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो दाब निकल आएगा। अभी हमने जो स्कूल के बैग का पट्टे वाला बताया था, जो अगर मोटी स्ट्रिप होगी, छोटा पट्टा होगा, मोटा पट्टा होगा। छोटा पट्टा होगा तो निशान पड़ जाएगा, पतला वाला। अगर मोटा वाला रहेगा तो निशान नहीं पड़ेगा, इसीलिए बैग में देखो तो रहता है ऐसा। अब अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा? प्रकाश और प्रकाश तंत्र। ठीक है। इस पाठ से 20 सवाल हमारे हो गए। आप लोग को समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? नींद आ रही है? सोना हो तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पैर वैर दबा दूं, थक गई हो? नहीं, अगर भाई कोई दिक्कत आ रही हो तो पैर वैर दबा दूं, मालिश कर दूं। गला नहीं दबाऊंगा, घबराओ नहीं। सर जी के सौरभ और छल्ला फल्ला पैर के आना हाथन में। देखो सर जी, ना ना ऐसे मत करो, तेरा तो गया, गिर गया। टप्पू के पापा। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? जल, कांच, वायु, निर्वात। निर्वात मतलब जहां कुछ ना हो, हवा भी ना हो, उसको निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात। निर्वात मतलब जहां कुछ ना हो, हवा भी ना हो। निर्वात किसे कहते हैं? यहाँ पे कुछ भी ना हो, ना हवा ना धूप। लिख ऐसा। निर्वात किसे कहते हैं? जहां हवा भी ना, जहां कुछ ना हो, हवा भी ना हो, यही बोलना है। जहां कुछ ना हो, हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात किसे कहते हैं? यहाँ कुछ भी ना हो, यहाँ पे हवा भी ना हो। धूप भी ना हो ना हवा हो। धूप नहीं, जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। बोलो। जहाँ कुछ ना हो, वहाँ हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। बोलो। जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। बोलो। जहाँ कुछ भी ना हो, वहाँ हवा भी ना हो। जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। बोलो बोलो। जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ हवा भी ना हो। जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। बोलो बोलो। वेरी गुड। जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। बोलो। जहाँ कुछ भी ना हो हवा भी ना हो उसे निर्वात कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। पानी फेंक के तो बहुत अच्छा किया मैंने, गलत ना किया। मांझा बालक मांझा, सुसु कर देगा तो गीली है जाएगी। मैंने तो अभी तो सिर पे पानी डाला, पैंट की जेब में भी डाल सके मैं, और भी कहीं डाल सकूं। प्रतिबिंबित कोण क्या होता है? आपतन कोण के बराबर 90 डिग्री, आपतन कोण से अधिक या आपतन कोण से कम। तो आपतन कोण के बराबर होता है एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई बराबर, ये एंगल आई बराबर एंगल आर, ये याद कर लो फार्मूला। ठीक है। देखो ये है तो ये नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंस रे ये रही, तो ये जो एंगल अगर है तो x है, तो ये एंगल भी 180 डिग्री होगा। ठीक है। या
यदि आप किसी दर्पण में अपने दाएं हाथ को देखते हैं, दाहिने हाथ को आप देखो, ये शीशा है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो और अपना दाहिना हाथ ऐसे ऊपर उठा लिए हो, तो वह किस दिशा में दिखाई देगा? दाएं, बाएं, ऊपर, या कहाँ गया यार? तो किधर दिखाई देगा? दाएं का बाएं दिखाई देगा। कुल मिला के ये कहना है। तो 3 सवाल मिट गए हैं, पता नहीं कैसे। किस प्रकार का लेंस दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो दूर दृष्टि दोष को ठीक करता है। हाँ, जैसे इस चश्मे का है। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश है? सूर्य प्रकाश देता है, कैसा प्रकाश है वो? अपवर्तित, अवरक्त, या श्वेत प्रकाश, या पराबैंगनी? तो श्वेत प्रकाश है, सफ़ेद लाइट है। कैसी है? सफ़ेद लाइट। परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर 90 डिग्री, या अपवर्तन कोण बड़ा होता है आपतन कोण से। तो हमेशा हमने अभी कहा आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन मतलब एंगल आई, इंसिडेंस रे, और एंगल आर मतलब परावर्तन, रिफ्लेक्शन। वह बिंदु जहां प्रकाश किरणें एकत्र होती हैं क्या कहलाती हैं? मुख्य बिंदु, फोकस, प्रतिबिंब, आपतन, या फोकस क्या कहलाती हैं? वो फोकस कहलाती हैं। सारी किरणें जहाँ पे एकत्र होती हैं वो फोकस कहलाता है। किस प्रकार का लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करता है? जैसे दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम चश्मा लगाएंगे, तो उस चश्मे में कौन सी ग्लास, कौन सा लेंस लगा होगा? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। और जब नज़दीक का हमें ठीक ठीक साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, पढ़ाई वाला जो चश्मा कहते हैं, उसमें हम अवतल लेंस, कनकैव लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस? कनकैव लेंस। देखो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। कैसा होता है? देखो कनकैव लेंस ऐसा होता है जब नज़दीक वाला, ठीक है, ये नज़दीक का। और जो दूर वाला है वो ऐसा होता है, दूर वाला ऐसा, ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और उसको डाइवर्जिंग कहते हैं। तो अवतल लेंस नज़दीक के लिए। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? कमेंट करते जाइए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए सारे सवाल। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? द्रव्यमान में परिवर्तन, प्रकाश की गति में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन, या गुरुत्वाकर्षण में। प्रकाश की गति जब परिवर्तित होती है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। वह दर्पण जो वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या बेलनाकार दर्पण है? तो वो अवतल दर्पण है। क्या दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्या दर्पण है? अवतल दर्पण है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस की दूरी, किसके बीच की दूरी होती है वो? ध्रुव और फोकस, दर्पण और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष और फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। प्रकाश की गति वायु में कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है सूर्य के पास से, जब सूर्य उदय होता है तो 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं ना हमारे तक रोशनी पहुंचने में, तो उतनी दूरी तय करने में समय लगता है। तो अब हमें प्रकाश की गति देखो हमने निकाला है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। इसका मतलब है 3 पे 8 जीरो लगा दो, 3 3 8, इतना मीटर चलता है प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतना मीटर चलता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ 1 सेकंड में मीटर, 30 करोड़ मीटर। अगर किलोमीटर में इसको हम कहें तो कितना कहेंगे? 3 जीरो कम कर दो, ठीक है, प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
किस प्रकार के लेंस में किरणें एकत्र होती हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या समतल लेंस? कौन सी लेंस में किरणें एकत्र होती हैं? तो उत्तल लेंस जो होता है उनमें किरणें एकत्र हो जाती हैं, दूर से आती हैं और ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं। कई अलग अलग जगह से आ रही हैं तो यहाँ पे इकट्ठी हो जा रही हैं ऐसे। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण में बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? किन में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? अवतल दर्पण में। किस प्रकार का दर्पण वाहन के साइड मिरर में इस्तेमाल होता है? गाड़ी, किसी के पास कार हो, बाइक हो, तो उसके साइड में ऐसे शीशे लगे रहते हैं ना, दोनों ऐसे गाड़ी के ऐसे चारों तरफ शीशे लगे होते हैं ना, इधर ये शीशा, इधर शीशा, ड्राइवर यहाँ बैठ के से इसमें से देखता है, इसमें से देखता है। तो वो समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या बेलनाकार? वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। कन्वर्जिंग। क्यों? दूर की चीजें आके उसमें दिखाई देती हैं, छोटे वाले में भी। ठीक है। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है उत्तल लेंस में? आभासी और सीधा। परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा में परिवर्तन किस प्रकार होता है? द्रव्यमान में परिवर्तन, प्रकाश की गति में परिवर्तन, माध्यम में परिवर्तन या घनत्व में परिवर्तन? तो प्रकाश का माध्यम बदल जाता है। अगर हवा में है तो उसका अलग गति रहेगा और अगर पानी में है तो उसकी अलग गति होगी। ठीक है। माध्यम में परिवर्तन के साथ साथ वो हो जाता है। इसीलिए आप एक गिलास में पानी लो, उसमें अपनी पेंसिल डाल दो, तो पेंसिल इधर तो सीधी दिखेगी और अंदर देखोगे तो उधर टेढ़ी लगेगी, टूट गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम हवा में देख रहे हैं तो सीधी दिख रही है, उसका अलग दिशा में जा रही है प्रकाश। कोई वस्तु हम देख क्यों पाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। ये हमें दिखाई बॉटल क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। लाइट नहीं पड़ेगी तो ये बॉटल हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। अगर अंधेरा हो जाएगा तो ये हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। इस पे लाइट पड़ रही है। तो जब अगर हम एक गिलास पानी लिए, ठीक है, एक गिलास हमने ऐसे पानी लिया और अपनी पेंसिल की छड़ डाली, तो यहाँ पानी में पानी के बाहर तो ये ऐसे दिखेगी, पानी के अंदर ये लगेगी ऐसे टूट गई है। लेकिन जबकि ये जब हम निकालेंगे तो ये ऐसी ऐसी ही निकलेगी, सीधी सीधी। ठीक है। लेकिन पानी में हमें ऐसे दिखेगी और इधर दिखेगी, इधर वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। हमें लगेगा टूट गई पेंसिल, क्या जब उठाएंगे तो नहीं। ऐसे ही पानी के अंदर अगर हम सिक्के डाल दें तो सिक्का हमारा क्या होगा? सिक्का थोड़ा सा हमें लगेगा कि ज़मीन पे नहीं छू रहा है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा, बड़ा। एक का डालेंगे तो दो का दिखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें क्यों दिखता है ऊपर उठा हुआ? क्योंकि हमारा ये प्रकाश का माध्यम बदल गया है। अब हम लोग आप विद्युत धारा चैप्टर जो है उससे जुड़े सवाल करेंगे। कौन से चैप्टर से? अब विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट, वॉट, ओम, एम्पियर। तो एम्पियर है। करंट की एम्पियर है। क्या है एसआई यूनिट? एम्पियर। धारा किसके कारण प्रभावित होती है? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत विभव, वोल्टता या विद्युत घनत्व? तो विद्युत विभव के कारण। किसके कारण? विद्युत विभव। जो प्रकाश उसके दोनों वोल्ट का अंतर रहता है वो। वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा, विद्युत विभव या प्रतिरोध या शक्ति? तो पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? विद्युत विभव के लिए। आप लोग कमेंट करके आंसर देते रहिए बालकों प्लीज। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर, गैल्वेनोमीटर। तो एम्पियर मीटर जो होता है उस बिजली नापने का, विद्युत धारा करंट नापने का क्या होता है? एम्पियर मीटर जो होता है, एम्पियर से हम नापते हैं। क्या नापते हैं? करंट नापते हैं।
ओम का नियम किसे परिभाषित करता है? ओम का नियम जो होता है वो किसको परिभाषित करता है? प्रतिरोध धारा और विभव के बीच संबंध, धारा और शक्ति के बीच के संबंध, धारा और समय के बीच संबंध, या वोल्टता और प्रतिरोध के बीच संबंध। पैर वैर मेरे सिर पे रख दो और आदमी की तरह बैठो बेटा, जानवर मत बनो। प्रतिरोध धारा और विभव के बीच संबंध, प्रतिरोध धारा और विभव के बीच जो संबंध है उसको कौन डिफाइन करता है? ओम। ओम का चिन्ह ऐसा होता है। ये ओम वो ओम नहीं है कि ओम नमः शिवाय वाला, ठीक है? ये ओम है, OHM इसकी स्पेलिंग है, OHM, ठीक है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, वाट, एम्पियर या वोल्ट? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है वो ओम है। ओम मतलब OHM और इसका चिन्ह ये है, ठीक है? प्रतिरोध मतलब एक तार से, जैसे यहाँ तार है ये पूरा, यहाँ बैटरी लगी हुई है तो यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे ऐसे, तो इसमें जो करंट जितना डाला जा रहा है उससे कम करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो प्रतिरोध से रुक जा रहा है ओम के द्वारा। धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, या निरंतर हर दिशा में होता है, या केवल स्थिर विद्युत के साथ? तो धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ ये जाता है। सीरीज सर्किट में विद्युत धारा कैसी होती है? सीरीज सर्किट में विद्युत धारा हर घटक में समान होती है, हर घटक में अलग अलग होती है, घटक में की स्थिति पर निर्भर करती है, वोल्टता पर निर्भर करती है। तो हर घटक में ये समान होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? बराबर होती है, हर जगह समान होती है। कमेंट करके बताते रहिए यार, आप लोग मन नहीं लग रहा नहीं तो ऐसे। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से, ओम मीटर से, एम्पियर मीटर से, या गैल्वेनोमीटर से? तो विद्युत परिपथ को ओम मीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? ओम मीटर। किससे? ओम मीटर। किससे? ओम मीटर। वेरी गुड, ओम मीटर। परिपथ में बल्ब क्यों जलता है? उच्च वोल्टता के कारण, या विद्युत धारा के कारण, विद्युत विभव के कारण, प्रतिरोध के कारण? तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण परिपथ में बल्ब जलता है। जैसे यहाँ बल्ब लगा दिया हमने और ऐसे गया तार, यहाँ बैटरी लगी हुई है, तो ऐसे ऐसे ये जो जा रहा है यहाँ बल्ब जलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। जब यहाँ हम बटन दबा दिए, स्विच ऑन कर दिए, तो करंट का फ्लो होने लगा, तो बिजली आ गई और विद्युत धारा के प्रवाह से बल्ब जल गया। अगर हम बटन बंद कर देंगे तो उसका विद्युत का फ्लो बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। वोल्टता की एसआई इकाई क्या है? ओम, एम्पियर, वोल्ट, वाट? क्या है? वोल्ट है। क्या है वोल्टता की इकाई? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। कल भैया मारे थे ना? मारे? कितना मारे? ना मारे ना? एक आध थप्पड़। यार ऐसे गलती मत किया करो, नहीं तो घर पे पिटाई होती है तुम्हारी, मुझे बुरा लगता है। मैंने उनको मना किया था तो इसलिए कम मारे होंगे। अब रोज आना, ठीक है? मैंने आज तक कभी किसी को मारा नहीं, इसीलिए कभी नहीं मारा। वीरेश नहीं मारा ना? तो विद्युत धारा के स्रोत में कौन सा उपकरण शामिल है? बैटरी, प्रतिरोध, बल्ब, स्विच। विद्युत धारा कहाँ से आती है? बैटरी से, प्रतिरोध से, बल्ब से, स्विच से? तो बैटरी से आती है। बैटरी लगा देते हैं, कई बार रात को लाइट नहीं रहती तो बैटरी से चल देते हैं, इन्वर्टर। धारा मापने के लिए एम्पियर मीटर किस क्रम में लगाया जाता है? समानांतर, श्रेणी क्रम, दोनों, अलग अलग? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में एम्पियर मीटर लगाया जाता है। वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी में, समानांतर में, वोल्टेज पर निर्भर या प्रतिरोध पर? तो ये समानांतर में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर।
ठीक है, सीरीज या पैरेलल वाला जो है, तो पैरेलल जो है समानांतर है, सीरीज में जो है वो श्रेणी क्रम में है। ओम का नियम क्या कहलाता है? V इंटू आई आर, या V बराबर आई प्लस आर, या V बराबर आर बटे आई, या V बराबर आर गुणे आई स्क्वायर। तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, वीर, वीर याद कर लो, वीर यहाँ बीच में बराबर डाल दो, तो वोल्ट बराबर आई आर रेसिस्टेंस, और ये ओम का नियम पूरा। धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिपथ में कौन सा घटक लगाया जाता है? धारा को नियंत्रित करने के लिए वोल्टमीटर, बैटरी, प्रतिरोधक, गैल्वेनोमीटर। तो प्रतिरोधक लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम। OHM, और इसका चिन्ह ये वाला है। ठीक है। यदि परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा कम हो जाएगी, तो धारा बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या अपरिवर्तित रहेगी, या धारा शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। हटा सावन की घटा। घटकों का किस प्रकार का संयोजन एक हर घटक को अलग अलग विद्युत धारा देता है? सीरीज संयोजन, समानांतर संयोजन, मिश्रित संयोजन, या संकर संयोजन। समानांतर जो होता है वो हर में अलग अलग देता है, पैरेलल सीरीज। और पैरेलल सीरीज, अगर जो सीरीज पैरेलल में जो लगा रहता है वो अलग अलग देता है, जो सीरीज में लगा रहता है वो एक बल्ब भी, जैसे झालर लगाते हैं दिवाली में ना, तो वो सब सीरीज में रहता है। एक बल्ब भी अगर उसका फ्यूज होता है तो सारे बंद हो जाते हैं ना, तो वो सब सीरीज में रहते हैं। और जो घरों में ये लाइटें, वो लाइटें, तो एक बल्ब होगा तो पूरे घर की लाइट नहीं जाती है, ये पैरेलल लगे होते हैं। ठीक है, पैरेलल और सीरीज एक ही लाइन में, श्रेणी क्रम में। एक विद्युत बल्ब की विद्युत शक्ति मापी जाती है। विद्युत शक्ति कैसे मापी जाती है? ओम में, वाट में, वोल्ट में, एम्पियर में। तो ये किस में मापी जाती है? वाट में नापी जाती है। किस में? बल्ब लेने जाते हो तो क्या बोलते हो? कितने वाट का बल्ब दे दो, ऐसे बोलते हो ना। 8 वाट का दे दो, ये WT होता है, WATT। 8 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का, 50 वाट का, 100 वाट का, ऐसे लेते हो ना। 100 वाट का सर जी पीलो वाला, बहुत तगड़ा वाला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेता है, बिजली बहुत खपत करता है, इसलिए अब हम लोग CFL LED में आ गए हैं। LED बल्ब सफ़ेद वाला जलाते हैं। 10 वाट, 8 वाट में मज़ा आ जाता है। 12-15 वाट का जला दो तो एकदम कमरा एकदम जगमगा जाता है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है? रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा ही बैटरी बदल देती है। ये देखो सारे चिन्ह आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, और ये सारे चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं। विद्युत सेल का, बैटरी का, प्रतिरोध तार का, विद्युत बल्ब का, कुंजी का, एमीटर का, वोल्ट मीटर का, धारा नियंत्रक का, विद्युत चालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होते हैं, कौन कौन से सामान। ठीक है। अब हम लोग अगला चैप्टर चुंबकत्व पढ़ेंगे। कौन सा? मैग्नेटिज्म, जिसको कहते हैं चुंबकत्व। समझ में आ रहा है आप लोग? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। चुंबकत्व का कौन सा भाग सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? केंद्र, ध्रुव, मध्य बिंदु, या सभी भाग? तो ध्रुव जो होता है, जो उसका पोल्स होते हैं, वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। किस प्रकार के पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं? बताओ, चुंबक किसे आकर्षित करता है? प्लास्टिक को, लकड़ी को, लोहा को, कागज को? किसको करता है? किसको करता है? कमेंट करके बताइए फटाफट, किसको करता है? वेरी गुड, कमेंट करिए आप लोग, और ये लोग चिल्ला के बताएं किसको का प्रभावित आकर्षित करता है? चुंबक का उत्तर और दक्षिण ध्रुव किसके कारण होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का आकार, चुंबक का प्रकार, चुंबक की लंबाई। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पृथ्वी में भी ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल होता है, इसकी वजह से ये होता है। चुंबक किस प्रकार के पदार्थों से नहीं बना होता है? लोहा, स्टील, प्लास्टिक, निकल। तो चुंबक में प्लास्टिक तो नहीं होता है, पक्का है? पक्का पता है? तो बस प्लास्टिक नहीं होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों का परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है, विकर्षण होता है, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं या घूम जाते हैं, आकर्षित करते हैं विपरीत अपने आप को। जैसे चुंबक में नॉर्थ पोल साउथ पोल को आकर्षित करता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को आकर्षित करता है ना।
तो आकर्षित करते हैं विपरीत ध्रुव आपस में एक दूसरे को। जब एक चुंबक को दो भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? प्रत्येक भाग एक नया चुंबक बन जाता है, चुंबक की शक्ति समाप्त हो जाती है, केवल एक भाग चुंबक बनता है, चुंबक विकर्षित हो जाता है। तो जैसे एक चुंबक है, ठीक है, इतना बड़ा काट दिया गया, तो ये अलग एक चुंबक हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हिस्सा अलग चुंबक हो जाएगा, दो चुंबक बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक भाग एक नया चुंबक बन जाएगा। चाहे कभी चुंबक को तोड़े हो, उसके चुंबक के छोटे छोटे हिस्से भी हो जाते हैं, तो उससे भी आकर्षण होता है। नो ही चुपक जावे। हाँ, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है? प्लास्टिक का, कांच का, तांबा का या लोहा का? लोहा का उपयोग किया जाता है। चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? लोहा, स्टील, तांबा, निकल। तांबे को आकर्षित नहीं करता, बाकी सबको अपनी ओर खींच लेता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित होती है? दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? तो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ। विद्युत चुंबक, कमेंट करते रहिए आप लोग, विद्युत चुंबक किस सिद्धांत पर काम करता है? स्थिर विद्युत चुंबकीय प्रेरक, अपवर्तन या परावर्तन? चुंबकीय प्रेरक चुंबकीय प्रेरण के द्वारा काम करता है। अगला प्रश्न, किसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है? जो चुंबक द्वारा विकर्षित होते हैं, या चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत को प्रवाहित करते हैं। तो जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आकर्षित होते हैं उनको क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक का चुंबकीय बल कैसे बढ़ाया जाता है? तार की लंबाई बढ़ाकर, धारा की मात्रा बढ़ाकर, तार की मोटाई घटाकर, या प्रतिरोध बढ़ाकर? तो धारा की मात्रा बढ़ा करके हम उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, चुंबकीय बल बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय चुंबक के ध्रुव हमेशा कौन से होते हैं? केवल उत्तर ध्रुव, केवल दक्षिण ध्रुव, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, कोई ध्रुव नहीं। तो उत्तर और क्या होता है? उत्तर और दक्षिण ध्रुव। एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्रारंभ कहाँ होता है? उत्तर ध्रुव से, दक्षिण ध्रुव से, दोनों से, या मध्य बिंदु से? तो उत्तर ध्रुव से इसका प्रारंभ होता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा का। किसी लोहा की छड़ को स्थानीय चुंबक में कैसे बदला जा सकता है? उसे ठंडा करके, उसे पीट कर, उसे किसी चुंबक से बार बार रगड़ कर, उसे पानी में डालकर, चुंबक से बार बार उसे रगड़ करके उसके अंदर चुंबकत्व के गुण लाए जा सकते हैं। चुंबक की दिशा बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? उसे गर्म करें, तोड़ दें, उल्टा कर दें, या द्रव में डाल दें? तो उल्टा कर देंगे तो उसका दिशा बदल जाएगा। चुंबक के ध्रुवों को बदलने पर क्या होता है? दिशा बदल जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या चुंबक टूट जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। क्या बदल जाती है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसकी दिशा में होता है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब, या पूरब से पश्चिम? उत्तर से दक्षिण होता है, अभी हमने पढ़ा था। चुंबक का भी, पृथ्वी का भी सेम। चुंबक में किस धातु का प्रयोग होता है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी? तो किसका प्रयोग होता है? लोहा। वेरी गुड, वीरेश के लिए ताली, बढ़िया ताली बजा दो भाई, अच्छे से, वेरी गुड। विद्युत चुंबक की विशेषता क्या है? आप लोग कमेंट करते रहिए, विद्युत चुंबक की विशेषता क्या है? इसे चालू और बंद किया जा सकता है, यह स्थायी चुंबक होता है, यह कमजोर चुंबक होता है, यह दिशा में बदलता है। इसे चालू और बंद किया जा सकता है, वो विद्युतीय चुंबकत्व होता है। अब ये चैप्टर हो गया, अगला चैप्टर भी पढ़ा दूं, कार्बन और उसके यौगिक। अब ये कार्बन और उसके यौगिक कल, ठीक है, कल कार्बन और इसके यौगिक। आज बहुत टाइम भी हो गया है और आप लोग बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं मज़ेदारी से, ठीक है। और कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार का कमेंट ज़रूर करते रहिए आप लोग, कुछ रोकिए मत, ठीक है।
कमेंट हमेशा करिए, कमेंट तो मस्ट है। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, डेली 100 क्वेश्चंस करिए, अब रोज़ 100 सवाल करिए, 100 सवाल, ठीक है। जो सवाल बार बार किए हुए हैं उसको भी करिए, ठीक है। और 100 क्वेश्चन कोशिश करिए कि 100 मिनट में हो जाए। और जो जीएस के हैं वो भी अभी करते हैं, हम अपलोड करेंगे। और साइंस का पहले कंप्लीट हो जाए 5-5 चैप्टर, उसके बाद हम लोग इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का भी सारा करेंगे। तो ये क्रैश कोर्स जो 5-5 चैप्टर का एक दिन में हम करवा रहे हैं, इस पे अगर आप लोग पहले आप लोग चैप्टर पढ़ लिया करिए। जैसे आज हमने करा दिया है चैप्टर 10 से 15, 14 तक करा दिया है। कल हम 15 से 20 कराएंगे। तो आप 15 से 20 आज ही पढ़ लो, दिन भर में पढ़े रहो। तो शाम को जब अपलोड होता है वीडियो, तो उस समय आप उसे चैप्टर 15 से 20 पढ़े रहोगे दिन भर में, तब आपको सवाल उसके करने में आसानी होगी, मज़ा आएगा। कराने का, सवाल देने का कुल मकसद यही होता है जिससे आपका रिवीजन हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए। रिवीजन ही किसी परीक्षा में आपको रैंक दिलाता है, टॉप कराता है। आप कितना जानते हैं, सब कुछ जानते रहते हैं, लेकिन सही समय पर रिवीजन नहीं हुआ रहता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। परीक्षा के ठीक पहले हमें इसीलिए रिवीजन करते रहना चाहिए। आज से हमारी परीक्षा मुश्किल से 18 दिन बची है। हाँ हाँ बेटा, ऐसा ही पेपर आएगा। यही पेपर तो है पिछले साल का। किसका है ये? रीप किशोर का, रूप किशोर का। तो पिछले साल का यही सवाल है। अब देखो कौन सा आज के चैप्टर से कौन सा सवाल आया है, मैं बस पूछ लूँ आपको। देखो ये किसका चिन्ह है? बैटरी का चिन्ह है ना? सवाल पूछा हुआ है। देखो विभवांतर वोल्ट प्रतिरोध, इससे भी सवाल पूछा है। आज अभी मैंने पढ़ाया, अभी ताज़ा। तो आप लोग ध्यान दोगे तो आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता, इलेक्ट्रॉन होता है धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन में ई नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव वाला होता है, न्यूट्रॉन में कुछ नहीं होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, आभासी, सीधा, उल्टा। यही सवाल अभी मैंने कराया, ये भी अभी कराया मैंने। आप लोग पढ़ोगे तभी कर पाओगे बेटा, ऐसे नहीं कर पाओ। प्रकाश के वर्ण क्रम में क्या होता है, ये भी अभी पढ़ाया मैंने। और ये देखो एंगल आई बराबर एंगल आर, मैंने पढ़ाया अभी ये वाला। आपतन कोण, परावर्तन कोण, नियमानुसार एंगल आई बराबर एंगल आर, यही आंसर है आपका। अभी सवाल मैंने कराया, 4-5 सवाल तो अभी के मिल गए तुरंत। तो आप लोग मेहनत करिए, ठीक है। एंगल आई बराबर एंगल आर पिछले साल पूछा हुआ था, अब मुझे याद थोड़ी ना था, मैंने अभी पढ़ाया। अब देखो सवाल आए हुए हैं सब, ठीक है। अब थैंक यू सो मच, आप लोग एंजॉय करिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।